लेक्चरर क्वेश्चंस पूछते थे, वहाँ पर मैं क्वेश्चन का आंसर भी नहीं दे पाती थी, जो कि मुझे आता था। मेरे अंदर झिझक थी, या ये कह लीजिए मेरे अंदर डर था। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि सिविल सर्विसेज की दुनिया में आने का मेरा कोई भी एम था ही नहीं। ये मेरा जो सफ़र था सिविल सर्विसेज की दुनिया में आने का, ये इतना आसान भी नहीं था। मेरी मम्मी ने बहुत सारे ताने भी सुने। किसी ने कहा लड़की 30 साल की हो गई है, कि क्या इसकी शादी नहीं करवानी है, बुढ़िया करा करके शादी करवाओगे क्या। किसी ने कहा बड़े चले अधिकारी बनवाने के लिए। उस टाइम पे मैंने मम्मी को कहा कि मम्मी भरोसा रखो मुझ पर। इंटरव्यू जैसे ही मेरा पूरा हुआ, मैं रूम से बाहर निकल रही थी, तभी एक पीछे से आवाज़ आती है, आप भी वही हो ना जो कमरे में बैठकर ये सोचते हो, अरे इससे अच्छा तो मैं बोल लेता हूँ। जो ग्रुप डिस्कशंस के टाइम पे कभी कुछ नहीं बोलते और उसके खत्म होते ही 10 तरह के जवाब अपने दिमाग में क्रिएट कर लेते हो। आप भी वही हो ना जो भीड़ का हिस्सा बन करके थक चुके हो और ये सोचते हो अब मैं फटूंगा, लेकिन आपकी शाइनेस आपको कुछ करने नहीं देती। आप भी वही हो ना जो कभी मैं थी, एकदम शाय मामूली सी लड़की। मेरा तो ये हाल था कि पापा आर्मी में थे, फिर भी मुझसे कुछ बोला नहीं जाता था। टीचर कहती थी सिंसियर है मगर शाय है। इसको मैं कॉम्प्लीमेंट की तरह लेती थी, मगर मेरे पापा समझ चुके थे ये बहुत बड़ी बीमारी पनप रही है मेरे अंदर। अगर उस समय मेरे पापा को ये कॉम्प्लीमेंट गाली ना लगी होती तो आज मैं आप सबके सामने ट्रेजरी ऑफिसर बनकर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन क्लियर करके इस मंच पर यहाँ खड़ी ना होती। नमस्कार, मेरा नाम है शशिकला वर्मा, ट्रेजरी ऑफिसर, फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑफिसर, उत्तर प्रदेश शासन। आज मैं आप सबके सामने जोश टॉक्स के मंच पे अपनी बातें शेयर करूंगी, जिसमें ये बताऊंगी कि कैसे मैं शाइनेस से बोल्डनेस की तरफ पहुंची और कैसे एक छोटे से गांव में, जहां पर मुझे बोलने में झिझक होती थी, किसी से बात करने में झिझक होती थी, अपने फैमिली से मैं बात नहीं कर पाती थी, और किस तरीके से मैंने सिविल सर्विसेज के इंटरव्यू का पड़ाव जो है पार किया और आगे चल करके इंटरव्यू भी क्रैक किया। इसके लिए लास्ट में मैं आपके सामने कुछ टिप्स भी बताने वाली हूँ जो कि मेरे काम आए और मेरे जैसे आप जैसे लोगों को भी काम आएगा। जैसा कि मैंने बताया कि मैं बलिया जिला के एक छोटे से गांव असनवार में बिलोंग करती हूँ। तो मेरे बाबा एक छोटे से किसान हैं, जहाँ बहुत संघर्षों के बाद उन्होंने मेरे फादर को पढ़ाया लिखाया और सेना में भर्ती कराया। इसके बाद क्योंकि मेरे फादर आर्मी के बैकग्राउंड के रहे हैं, तो मेरी सारी स्कूलिंग अलग अलग आर्मी स्कूल्स में कंप्लीट हुई। और इसके बाद मैं ये बताना चाहती हूँ कि कैसे उस टाइम पे मेरे फादर के पास एक छोटी सी कंप्लेन आती थी कि आपकी डॉटर सिंसियर है लेकिन शाय है। मुझे ये कॉम्प्लीमेंट की तरह लगता था, लेकिन मेरे पापा समझ चुके थे ये बहुत बड़ी बीमारी पनप रही है मेरे अंदर, और इसके चलते उन्होंने मुझे एनसीसी ज्वाइन करा दिया। एनसीसी जहाँ पर कैरेक्टर बिल्डिंग, डिसिप्लिन इनकलकेशन और लीडरशिप क्वालिटीज़ डेवलप करने की बात आती है, वहीं पर मेरा पॉस्चर तो सुधरा, मेरा खड़े रहने का तरीका, उठने बैठने का तरीका तो सुधरा, लेकिन मैं सही से फिर भी बोल नहीं पाती थी। मेरे अंदर शाइनेस था और इसके चलते ये कह लीजिए कि मेरे से सिर्फ 2 वर्ड उस टाइम पे कमांड देने के लिए एनसीसी में बोला गया था कि आपको ये बोलना है, परेड सावधान। मैं इतना भी नहीं बोल पाई थी और मैंने बीच में ही एनसीसी छोड़ने की जिद की। इसके बाद जब स्कूलिंग की बात आती है तो 12th क्लास में जब फेयरवेल पार्टी होता है और मिस फेयरवेल के लिए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो मेरे से एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया कि सिंगल लाइन में, 1 लाइन में आपको अपने बारे में बताना है। मैं वो भी नहीं कर पाई थी, यानी अब मैं एक सेंटेंस तक नहीं बोल पाती थी। आगे मैं ग्रेजुएशन में पहुंची, जहां पर वाइवा होते थे, लेक्चरर क्वेश्चंस पूछते थे, वहां पर मैं क्वेश्चन का आंसर भी नहीं दे पाती थी, जो कि मुझे आता था। शायद मेरे अंदर झिझक थी, या ये कह लीजिए मेरे अंदर डर था, या फिर मेरे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी थी। इसी तरीके से चलता रहा। आगे मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया एमएससी बायोकेमिस्ट्री से, जहाँ पर मेरे लिए लाइफ और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गई थी। वहाँ पर जाकर के मुझे सेमिनार फेस करना पड़ा, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देना पड़ा। प्रेजेंटेशन जहाँ मैं कहीं 2 वर्ड नहीं बोल पा रही थी, एक सेंटेंस नहीं बोल पा रही थी, यहाँ पर तो मुझे 20 मिनट्स का प्रेजेंटेशन देना था। उस टाइम पे मैं डर करके, घबरा करके, स्टार्टिंग में नर्वसनेस फील करती थी और शुरुआत में ही बोलने से पहले ही रुक जाती थी। कैसे भी करके
घबरा घबरा करके मैं वो प्रेजेंटेशन कंप्लीट करती थी, इसके चलते मेरे मार्क्स भी बहुत कम आते थे। पीजी कंप्लीट हुआ, अब क्या? इसके बाद मैंने अपने फादर से बात किया। फादर ने कहा कि आगे नेट जेआरएफ करके क्या करोगी? तुम्हें मैं आर्मी बीएड के लिए आर्मी सेंटर ऑफ एजुकेशन पचमढ़ी भेजूंगा। मैंने कहा इतनी दूर क्यों, जहां मेरा एम था कि मैं एमएससी बायोकेमिस्ट्री कर करके नेट और जेआरएफ के लिए आगे ट्राई करूं। फादर ने कहा आर्मी बीएड। उन्होंने कहा कि आज तुम्हें समझ में नहीं आएगा, 1 साल बाद तुम इस चीज़ के लिए मुझे थैंक यू कहोगी। ये समझ लो कि वहाँ जाओगी, आर्मी एनवायरनमेंट मिलेगा, बहुत सारे बदलाव तुम्हारे अंदर आएंगे। बचपन की जो तुम्हारी फर्स्ट कंप्लेन थी या फर्स्ट कमी थी, उसके अंदर भी आज मैंने तुम्हारे अंदर सुधार नहीं देखा है, और इसीलिए मैं तुम्हें वहाँ भेज रहा हूँ। मैं बहुत रोई, क्योंकि एक अनजान जगह पे मैं पहली बार जा रही थी। मैंने इसके चलते 3 मंथ्स तक अपने पेरेंट्स से बात नहीं किया, और वहाँ जा करके एक सीडीएस एग्जाम होता है कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज का, 7 की गर्ल्स, क्योंकि आर्मी बैकग्राउंड से सब लोग थे, सब लोग देने जा रहे थे। उन्होंने मुझसे भी पूछा, बस इंटरव्यू के चलते, क्योंकि उस एग्जाम में इंटरव्यू फेस करना पड़ता, मैंने वो एग्जाम दिया ही नहीं। आर्मी एनवायरनमेंट मिला मुझे, वहाँ पर स्ट्रिक्टनेस हुई, रूल्स एंड रेगुलेशंस देखने को मिले। इसके साथ ही मैंने बहुत सारी टीचिंग स्किल्स सीखी बीएड में, जैसा कि सिखाया भी जाता है। किसी भी छोटे से छोटे टॉपिक के ऊपर खड़े होकर के बोलना सीखा, कम्युनिकेशन स्किल्स सीखा, और उसके बाद साल के एंड में आता है डिबेट कंपटीशन। मेरी फ्रेंड ने मेरे से बिना पूछे डिबेट कंपटीशन में मेरा नाम लिखवा दिया था। अब मैंने बहुत कटवाने की कोशिश की, लेकिन वो सब नहीं हो पाया। फिर बात आती है डिबेट कंपटीशन में जाने की। मैं फर्स्ट टाइम पे रोते रोते, घबराते घबराते स्टेज पर पहुंची, जहां पर मेरे पूरे पैर कांप रहे थे, मेरे हाथ कांप रहे थे, और मैं एकदम पूरी तरीके से पूरी बॉडी में गर्माहट आ गई थी। और जैसे ही मैं स्टेज पर पहुंची, मेरे सामने सब कुछ अंधेरा सा छा गया था। उस टाइम पे मुझे अपनी फ्रेंड की बात याद आई, जो उसने डिबेट कंपटीशन से पहले कहा था कि तुम्हें वहां जा करके घबराना नहीं है, अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना है। लेकिन कॉन्फिडेंस का मतलब तो मैं जानती ही नहीं थी कि आखिर होता क्या है। वहां मैं पहुंची, और वहां पर मैंने जा करके उसकी दूसरी बात याद करी, जिसमें उसने कहा था कि ये सोचना कि सामने कोई नहीं बैठा है और अपनी बात सिर्फ चिल्ला चिल्ला करके बोलना है। मैंने यही किया, और जा करके मैंने शुरुआत के 6-7 लाइन्स ही बोले होंगे कि उसके बाद मुझे तालियों की आवाज़ सुनाई देती है। धीरे धीरे मेरे जो हाथ कांप रहे थे वो सब कांपने बंद हो गए, और मेरी बॉडी एकदम नॉर्मल हो गई। इसके बाद मुझे पहली बार पता चला कि सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होता है। कंपटीशन कंप्लीट हुआ, और उसके बाद जब रिजल्ट आया तो मैं उस डिबेट कंपटीशन में मेरा 2nd पोजीशन आया था। आगे जब अब इस 1 साल ने मेरा पूरा व्यक्तित्व बदल दिया था। फिर मैंने बीएड जो क्योंकि कर लिया था, तो इसके बाद मैंने बेसिक शिक्षा विभाग में असिस्टेंट टीचर की पोस्ट पे सेलेक्ट हुई। वहाँ जा कर के मैंने ये सोच लिया था कि जो मेरे अंदर बचपन से कमी थी, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस की या शाइनेस की, वो अपने बच्चों के अंदर कभी भी नहीं आने दूंगी। मैंने उनको छोटे से छोटे टॉपिक्स के ऊपर बताना शुरू किया कि आप लोग कुछ ना कुछ बोलिए, कम से कम 5 ही लाइन बोलिए। सब बच्चों को कल्चरल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कराया, और आगे जा कर के बच्चे काफ़ी आगे बढ़े, इवन ब्लॉक लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल के कॉम्पिटिशन्स भी जीते। आप ये कह सकते हैं कि गांव का बच्चा जो कभी कुछ नहीं बोलता था, उसने डिस्ट्रिक्ट लेवल का कॉम्पिटिशन जीता, और इसकी वजह से मैं सक्सेस लैडर पे एक स्टेप और आगे बढ़ी। आगे मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि सिविल सर्विसेज की दुनिया में आने का मेरा कोई भी एम था ही नहीं कभी। ये एक बार की बात है, जब मैं बेसिक शिक्षा विभाग में स्टार्टिंग में एज अ टीचर पोस्ट हुई, तो वहाँ पर बच्चों से इंटरेक्शन करने के टाइम पे मुझे ये पता चला कि बच्चों से मैंने जब ये पूछा कि आप लोग बड़े होकर के क्या बनना चाहते हो, किसी ने कहा पान की दुकान खोल करके बैठेंगे, किसी ने कहा मजदूरी करेंगे, किसी ने कहा साइकिल का पंचर बनाएंगे। गर्ल्स ने कहा कि हमारी तो शादी हो जाएगी, हमें क्या बनने के लिए सोचने की ज़रूरत है। मैंने ये कहा कि अच्छा, क्या आप लोग को टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, लीडर ये सब बनने का मन नहीं होता है? क्या आप लोग गांव में वीडियो साहब को देखते होगे, तो उनकी जैसे बड़ा अफसर बनने का मन नहीं होता है? एक बच्चे ने उस टाइम पे बोला, मैडम आप तो इतना ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, क्यों नहीं आप आगे चल करके आप तैयारी करके आप अधिकारी बन जाइए, उसके बाद हम कुछ इस तरीके की बातें सोचेंगे। मैंने उस टाइम पे फर्स्ट टाइम यूपीपीसीएस का सिलेबस देखा।
और देख करके प्री मेंस इंटरव्यू मुझे भी ये काफ़ी डिफ़िकल्ट लगा। लेकिन मैंने उस टाइम पे ये सोचा कि जब मैं अभी हार जाऊँगी तो मैं अपने बच्चों को क्या सबक दूँगी। मैंने उसके बाद अपनी तैयारी शुरू की। मैंने ये इंसिडेंट अपने फ़ादर को बताया। मेरे फ़ादर एक छोटे से कोचिंग रुशिल आईसीएस में मुझे लेकर के गए। वहाँ जा कर के जहाँ मैंने सुना था कि सिविल सर्विसेज़ की प्रिपरेशन के लिए वर्षों लग जाते हैं, वहाँ मेरे गुरु ने कहा कि आपको सिर्फ़ सही दिशा में प्रयास करना है, 1 साल ही काफ़ी है। ये मेरा जो सफ़र था सिविल सर्विसेज़ की दुनिया में आने का, ये इतना आसान भी नहीं था। मेरे पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा सुनना भी पड़ा था। मेरी मम्मी ने बहुत सारे ताने भी सुने। किसी ने कहा लड़की 30 साल की हो गई है, कि क्या इसकी शादी नहीं करवानी है? बुढ़िया करा करके शादी करवाओगे क्या? किसी ने कहा बड़े चले अधिकारी बनवाने के लिए। किसी ने कहा कि इतनी रात को कौन सी कोचिंग चलती है? तो किसी ने कहा कि सरकारी नौकरी में ऑलरेडी है, तो माँ-बाप पैसा खाना चाहते हैं लड़की का बैठा करके। तो इस तरीके की बातें मेरी मम्मी जब बता रही थी और रो रही थी, उस टाइम पे मैंने मम्मी को कहा कि मम्मी भरोसा रखो मुझ पर, और मैंने उनके आँसू पोंछे। उसके बाद मैं मेहनत करने में लग गई। मेरे पास समय का अभाव था और मैं जो है बच्चों का भविष्य भी नहीं खराब कर सकती थी, उनका भविष्य मेरे हाथ में था। तो मैंने स्कूल का ही टाइम बच्चों के ऊपर ही दिया और उसके बाद वापस आकर के रात के 11 बजे के करीब मैं मेंस के आंसर राइटिंग करती थी। उसके बाद काउंसलर जो वहाँ कोचिंग की थी, उन्होंने 10 मिनट तक मुझे जो है इंटरव्यू की एक तरीके से प्रिपरेशन कराई, जिसमें डेली ये बात बोलती थी कि तुम जैसी हो वैसे ही रहना, कुछ बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे ये बात तब नहीं समझ में आया, लेकिन जब मेरा मेंस क्लियर हुआ, उसके बाद मैं इंटरव्यू के लिए पहुँची, तो मेरे सामने जब मैं रूम के बाहर पहुँची तो मुझे वो बोर्ड मिला था जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट माने जाते थे। मेरे से पहले जो लड़की रूम से बाहर निकल के जो कैंडिडेट निकली थी, वो काफ़ी ज़्यादा रो रही थी इस सिचुएशन में, क्योंकि वो इंटरव्यू दे करके निकल रही थी और इस सिचुएशन में मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई उसको देख कर के। मेरी घबराहट कम ही नहीं हुई थी कि मुझे फिर उसके बाद अंदर घंटी बजी और मुझे अंदर जाना पड़ा। जैसे ही मैं अंदर गई तो उस टाइम पे बहुत ही गर्म माहौल था और वहाँ पर मुझे जा कर के मेरी मैम की बात याद आई कि जैसी मैं हूँ वैसे ही मुझे प्रेज़ेंट करना है, मुझे कोई वहाँ पर बनावटीपन नहीं दिखाना है। मैंने वैसे ही किया। इंटरव्यू जैसे ही मेरा पूरा हुआ, मैं रूम से बाहर निकल रही थी, तभी एक पीछे से आवाज़ आती है और वहाँ पर एक बोर्ड मेंबर बोलते हैं कि आपको हम अगले साल फिर से देखना चाहते हैं यहीं पर। शायद ये डिमोटिवेट करने के लिए ये लाइन्स होंगे जो मेरे से पहले वाली कैंडिडेट को भी बोला गया होगा और वो रो करके वहाँ से निकली थी। लेकिन मैं उस टाइम पे पीछे पलटी और मैंने थैंक यू बोला और बोला कि मैं ज़रूर आऊँगी यहाँ पर आप लोग से मिलने के लिए सिलेक्शन के बाद। ये सारे संघर्षों के बाद मेरा सिलेक्शन हुआ एज़ अ ट्रेज़री ऑफ़िसर, फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑफ़िसर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में। और उसके बाद मेरे गाँव के जिस स्कूल में मैं अध्यापिका थी, वहाँ के स्टूडेंट्स के लिए मैं प्रेरणा बनी। इसके बाद मैं ये बताना चाहती हूँ कि कैसे मैं ये शाई से बोल्डनेस की तरफ आई और कैसे मैंने चीज़ों को इम्प्रूव किया, मैं कुछ टिप्स देना चाहती हूँ। टिप नंबर 1, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमेशा अपनी वॉइस लाउड रखिए। इससे क्या है, जैसे ये समझिए कि आप छत पर खड़े हैं और अब ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला रहे हैं और सामने सुनने वाला कोई नहीं है। टिप नंबर 2 में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपका विज़न जो है वो होना चाहिए। विज़न अगर आपका बड़ा होगा तो आप उसको अचीव करने की कोशिश करेंगे। टिप नंबर 3 ये है कि आप फ़ोकस्ड रहिए। किसी भी काम के लिए आपको फ़ोकस रहना ज़रूरी है, चाहे वो आप बोल ही क्यों ना रहे हों। टिप नंबर 4 ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सीखना है, लर्न मोर एंड मोर। जितना ज़्यादा नॉलेज होगा, उतना ही ज़्यादा आप बोल पाएँगे। टिप नंबर 5, डिसिप्लिन होना चाहिए। आपकी लाइफ़ में डिसिप्लिन नहीं होगा तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। इन सारी चीज़ों को मिला कर के आपका कॉन्फिडेंस बनता है और इस कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस के बाद जब ये चीज़ें आ जाएँगी तो आपकी शाइनेस अपने आप खत्म हो जाएगी।